एक बेरहम हत्या, सपनों के पीछे भागने का नतीजा। 29 दिसंबर 2008 समय सुबह के 4 बजे स्थान थाने मुंबई से सटे जनपद थाने के सिविल अस्पताल से कासार वार्ड वाली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिसे थाने में मौजूद इंस्पेक्टर वैभव घुमाले ने गंभीरता से लिया। उन्होंने चार्ज रूम की ड्यूटी पर तैनात एसआई संतोष धाड़वे को बुलाकर अस्पताल से मिली सूचना के बारे में बताया और केस डायरी तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। थाने में सूचना दर्ज करवाने के बाद इंस्पेक्टर वैभव धुमाल अपने सहायक इंस्पेक्टर कैलाश टोकले, एसआई विनायक निवलंकर, संतोष धाड़वे, कांस्टेबल राहुल दड़वे, दिलीप भोसड़े, राजकुमार महापुरे और महिला कांस्टेबल मीना धुगो को साथ लेकर थाने सिविल अस्पताल के लिए रवाना हो गए। जिस समय पुलिस टीम अस्पताल परिसर में दाखिल हुई, तब तक डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था, जिसे संदिग्ध अस्पताल में अस्पताल लाया गया था और लाने वाले उसे अस्पताल में छोड़ गए गायब हो गए थे। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मृतक को अस्पताल में उपचार के लिए रात के 3:30 बजे लाया गया था। उसे लाने वाले में एक सुंदर महिला और एक हटकट्टा युवक था। उनका कहना था कि व्यक्ति घायल अवस्था में उन्हें कलावा बांध बिलगाम की सुरंग के पास सड़क किनारे लापता हुआ मिला था। शायद वह किसी भारी वाहन की चपेट में आ गया होगा। इंसानियत के नाते वे उसे अस्पताल लाए थे। घायल की स्थिति देखकर डॉक्टर उसके उपचार में जुट गए। डॉक्टर घायल के बारे में कुछ बताते उससे पहले ही उसे लाने वाली महिला और युवक दोनों अस्पताल से गायब हो गए। मृतक की उम्र 30 साल के आसपास थी। उसके सर पर घाव और गले के खरोंचों के अलावा काले रंग का एक निशान भी था। रहस्यमय लाश और अनजान महिला व युवक, अस्पताल के डॉक्टर और अस्पताल में तैनात पुलिस कांस्टेबल के बयानों के हिसाब से मामला काफ़ी जटिल था। इंस्पेक्टर वैभव घुमाल ने मृतक की लाश का बारीकी से निरीक्षण किया तो उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो महिला और उसके साथी युवक ने अस्पताल के डॉक्टर और कांस्टेबल को बताया था। बहरहाल प्राथमिक कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर वैभव धुमाल ने लाश का पंचनामा बनकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और थाने लौट आए। थाने लौटकर इंस्पेक्टर वैभव धुमाल ने अपने सहायकों के साथ विचार विमर्श कर तफ्तीश की रूपरेखा तैयार की। इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में डीएसपी अविनाश ओमरे, एसपी महादेव भोर और थाना प्रभारी दत्तात्रेय ढोले को बताकर तफ्तीश शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ाने के लिए मृतक की शिनाख्त जरूरी थी। वह कौन था, कहाँ रहता था, उसे अस्पताल लाने वाली महिला और युवक कौन थे, जैसे कई सवाल थे जिनका जवाब मिले बिना तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकती थी। अस्पताल के सीसीटीवी के जो फोटोज मिले उनमें मृतक, उसे लाने वाले की तस्वीर स्पष्ट थी। सारी कड़ियाँ जो जोड़ना आसान तो नहीं था लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। सोच विचार कर इंस्पेक्टर वैभव धुमाल ने अपने स्टाफ के अनुभवी कर्मचारी की एक टीम तैयार की और उसे 2 भागों में बांटकर अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी। पहली टीम को उन्होंने कलावा बांध विलांग सुरंग के पास की सच्चाई का पता लगाने भेज दिया, जिसका जिक्र डॉक्टर और कांस्टेबल के बयानों में आया था। दूसरी टीम को उन्होंने अस्पताल से मिले सीसीटीवी के उन फुटेज के आधार पर आसपास के गांवों में जाकर मृतक और उसे अस्पताल लाने वालों के बारे में जानकारी हासिल करने को कहा। कहावत है कि विश्राम का वृक्ष कभी नहीं सूखता। इस मामले में भी यही हुआ। पहली टीम बांध बिलांग से खाली हाथ लौट आई। बांध बिल गांव के पास कुछ ऐसा नहीं हुआ था जैसा उस महिला और युवक ने डॉक्टर को बताया था। इंस्पेक्टर वैभव धुमाल को जो संदेश था सही निकला। इंस्पेक्टर वैभव धुमाल को विश्वास था कि कोई ना कोई राह जरूर निकलेगी। शक की सुई सीधे हत्या की तरफ इशारा कर रही थी। यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गई थी। पता चला
उसके सर पर घातक वार तो किया गया था, लेकिन उसकी मौत गला घोटने से हुई थी। साफ पता चल रहा था कि उसकी बेरहमी से हत्या कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। इसी वजह से वह महिला और युवक शक के दायरे में आ गए। पहली टीम को भले ही कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन दूसरी टीम खाली हाथ नहीं लौटी। इस टीम ने उस ऑटो वाले को खोज निकाला जिसके ऑटो से मृतक को अस्पताल लाया गया था। ऑटो वाले ने निशानदेही पर पुलिस टीम मृतक के परिवार तक पहुंच गई। उसके परिवार ने मृतक की निशाखत गोपी नाइक के रूप में की। गोपी नाइक पत्नी और बेटी के साथ घोड़बंदर रोड गायकमुख इलाके की टीएमसी कॉलोनी में रहता था। वह थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी करता था। इंस्पेक्टर वैभव धूमाल ने तत्काल मृत गोपी नाइक के भाई दिलीप नाइक और परिवार वाले से पूछताछ की। जब दिलीप नाइक और अस्पताल ले जाकर लाश दिखाई गई तो वह गोपी नाइक का शव देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। दिलीप नाइक को अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उसने गोपी नाइक को अस्पताल लाने वाली महिला और उसके साथी के युवक को पहचान लिया। वह महिला मृतक की पत्नी प्रिया नायक थी और उसके साथ वाला युवक उसका बॉयफ्रेंड महेश कराले था। पुलिस ने गोपी नाइक के भाई दिलीप नाइक की तहरीर कर केस दर्ज करके सब गोपी नाइक को सौंप दिया। इंस्पेक्टर वैभव धूमाल अपनी टीम के साथ जब गोपी नाइक के घर पहुंचे तो प्रिया घर में नहीं थी। पूछताछ में आस पड़ोस वालों ने बताया कि उनका घर पिछले 2-3 दिन से बंद है। जब उन लोगों को यह जानकारी मिली कि गोपी नाइक की हत्या हो गई है तो वे सन्न रह गए। उनका कहना था कि एक न एक दिन यह तो होना ही था। उन्होंने भी उंगली प्रिया और महेश कराले की ओर उठाई। खुलता गया रहस्य। पुलिस टीम को हत्या की सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए साक्ष्यों की जरूरत थी। उन्होंने कॉलोनी के 2 व्यक्तियों को पंच बनाकर घर की तलाश ली तो घर की साफ सफाई के बाद भी वहां गुनाह के निशान मिल ही गए, जिन्हें देखकर पुलिस टीम को यह समझने में देर नहीं लगी कि हत्या की साजिश घर के अंदर ही रची गई है। घर के बेडरूम और बाथरूम के फर्श पर पड़े खून के धब्बे हत्या की पूरी कहानी बयान कर रहे थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करके तेजी से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने प्रिया और महेश के सभी उन ठिकानों पर दाविश की जहां जहां उनके मिलने की संभावना थी। घटना को 36 घंटे से अधिक बीत गए थे। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना थी कि प्रिया और महेश शहर छोड़कर कहीं चले गए हों या शहर की कोई कोशिश में हो। यह सोचकर पुलिस टीम ने शहर और जनपद की नाकाबंदी करा दी। साथ ही मुखबरी को भी सचेत कर दिया गया। नतीजा यह निकला कि घटना के साथ 1 सप्ताह बाद पुलिस ने मुखबरों की सूचना पर 5 जनवरी 2019 की रात प्रिया नाइक और महेश कराले को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वे अपने गांव से पैसे का जुगाड़ करके महाराष्ट्र से बाहर भागने की तैयारी में थे। मैट्रिक पास 28 वर्षीय प्रिया नाइक जितनी खूबसूरत और स्मार्ट थी उतनी ही महत्वाकांक्षी भी थी। उसके सपने बहुत ऊंचे थे। शादी से पहले उसने एक सुंदर स्वस्थीय जीवनसाथी की कामना की थी, लेकिन उसके सपनों समय समय धराशायी हो गए जब उसका विवाह उसके मन मुताबिक न होकर दिव्यांग गोपी नाइक से हो गया। गोपी और प्रिया का कोई मेल नहीं था, लेकिन परिवार की गरीबी और सामाजिक दबाव की वजह से उसने समझौता कर लिया। गोपी को पति के रूप में स्वीकार कर अपनी गृहस्थी में रम गई। गोपी नाइक थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 4th श्रेणी का कर्मचारी था। वह अपने परिवार के साथ कलावा के कंकलेश्वर नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके मध्य वर्षीय परिवार में पिता किसान नाइक, माँ, बहन और एक भाई दिलीप नाइक था। भाई बहन सभी की शादी हो चुकी थी और सब सेटल थे। किसान नाइक सीधे साधे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। समाज में उनका मान सम्मान था। प्रिया उनके दूसरे के एक रिश्तेदार की बेटी थी।
जिसे किसान नाइक ने स्वयं अपने बेटे गोपी नाइक के लिए चुना था। प्रिया जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर गोपी नाइक और उसका परिवार बहुत खुश था। गोपी नाइक प्रिया को बहुत प्यार करता था और उसकी हर खुशी का ध्यान रखता था। पूरे परिवार के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। शादी के कुछ साल बाद गोपी नाइक को परिवार से अलग रहने के लिए जाना पड़ा। उसे टीम एस की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलोनी में मकान मिल गया था। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। इससे गोपी और प्रिया का जीवन और हंसी खुशी से बीतने लगा। देखते देखते प्रिया की बेटी 7 साल की हो गई। वह सीनियर केजी में पढ़ रही थी। गोपी नाइक नौकरी कर रहा था और प्रिया कुशल गृहिणी की तरह का संभल रही थी। मोबाइल ने बदल दी सोच और दुनिया। सामान्य रूप से चलते उनके दाम्पत्य जीवन के 8-10 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इसकी वजह गोपी का प्रिया प्रति प्यार और विश्वास था। प्रिया भी गोपी के प्यार और अपनी गृहस्थी में डूबी थी। हालांकि कभी कभी गोपी की दिव्यांगत की सुई प्रिया के दिल में चुभ जाती थी। उसने जवानी की चौखट पर खड़े होकर जो सपना देखा था वह पूरा नहीं हुआ था। 2016 में प्रिया नाइक का यह सपना उस समय अस्तित्व में आने लगा जब उसके सामने 22 वर्षीय महेश कराले की तस्वीर आई। महेश कराले ठीक वैसा ही था जिसकी प्रिया ने कभी कल्पना की थी। सुंदर आंखें, बलिष्ठ बाहें, गठीला बदन, चौड़ी छाती, प्रिया उसकी दीवानी हो गई। धीरे धीरे प्रिया की इस दीवानी ने गोपी और उसके बीच दरार पैदा कर दी। 2018 के मध्य में आकर दरार इतनी बढ़ गई कि साल पूरे होते होते यह दरार गोपी नाइक के पूरे अस्तित्व को ही निगल गई। 22 वर्षीय महेश कराले और प्रिया नाइक की जान पहचान फेसबुक पर हुई थी। प्रिया नाइक जब उससे टीम एससी कॉलोनी में रहने आई थी तब उसके आसपास घर का ज़्यादा काम नहीं था। बेटी को स्कूल और पति को काम पर भेजने के बाद वह घर में अकेली बोर हो जाती थी। थोड़ा बहुत समय टीवी के साथ जरूर गुजार लेती थी, लेकिन इससे मन में सुकून नहीं मिलता था। ऐसे में गोपी नाइक ने प्रिया को एक महंगा मोबाइल ला कर दे दिया। उस वक्त उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह मोबाइल उसके दाम्पत्य जीवन के मायने ही बदल देगा। मोबाइल हाथ में आया तो प्रिया नाइक का दैनिक जीवन ही बदल गया। उसका मन घर के कामों में कम और मोबाइल में ज़्यादा लगने लगा। वह फेसबुक पर अपना प्रोफाइल बनाकर नए नए दोस्त बनाती और उनसे चैटिंग करती। इसी के चलते वह महेश कराले की ओर आकर्षित हो गई। वह भूल गई कि वह 7 साल की बच्ची की मां और उस पर अटूट विश्वास करने वाले महेश कराले का परिवार महाराष्ट्र के जनपद रायगढ़ के नेरल गांव का रहने वाला था। उसके पिता गोविंद कराले गांव के सम्मानित किसान थे। महेश कराले उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब उसे बम्बई रेलवे बोर्ड में सर्विस मिली तो उसने गांव से थाने आकर उपनगर करजित में किराए का एक कमरा ले लिया। प्रिया की तरह महेश भी फुर्सत के समय फेसबुक में डूब जाता था। प्रिया का प्रोफाइल और फोटो देखकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसकी दोस्ती की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फेसबुक के माध्यम से दोनों की 2 साल तक दोस्ती चली रही। दोनों फ़ोन पर बात करने लगे थे। मिलने मिलाने की बात भी होने लगी। घटना से 6 महीने पहले दोनों एक तयशुदा जगह पर मिले और एक दूसरे के आगेश में सुकून खोज लिया। एक बार जब मर्यादा टूटी तो फिर एक आम सी बात हो गई। जब भी मौका मिला दोनों अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते। शुरुआत कुछ दिनों तक प्रिया नाइक और महेश कराले का मिलना जुलना पार्कों और रेस्टोरेंट तक ही सीमित था। फिर धीरे धीरे सिलसिला प्रिया के घर तक पहुंचा तो वे ओयो में और दिन रात वहीं पर रहने लगे। जब इसकी बात पता चली तो चूँकि ऐसी बातें छिपती नहीं हैं, इसलिए इसकी भनक आसपास पड़ोस के लोगों तक पहुंची तो उनमें कानाफूसी होने लगी। यह भनक गोपी नाइक के कानों तक भी पहुंच गई।
जब उसने प्रिया से सच्चाई जानने की कोशिश की तो उसने बड़ी साफ सफाई से बात की। ऐसा घुमाया कि गोपी चुप रह गया। महेश कराले को उसने अपना दूर का भाई बताया, जिससे बात वहीं ख़त्म हो गई। प्रिया ने महेश कराले को अपना भाई बताकर अपने पापा को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसमें वह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। उसके कारनामों का सच एक दिन सामने आ ही गया। प्रिया मोबाइल में स्वेड उसके और महेश कराले के नंबर, मैसेज और सेल्फी वगैरह ने हर रात से पर्दा उठा दिया। सब कुछ देखकर गोपी नाइक का दिमाग घूम गया। प्रिया से उसे उम्मीद नहीं थी। वह प्रिया को बहुत ही प्यार करता था, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और इस मुद्दे पर प्रिया को आड़े हाथों ले लिया। यही नहीं, उसने प्रिया का मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। इसके साथ ही वह प्रिया को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर भी करने लगा। यह सब प्रिया और महेश की सहनशक्ति से बाहर हो गया था। तंग आकर उन दोनों ने गोपी नाइक को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए वह धीरे धीरे पति से दूरियां बढ़ाती गई, लेकिन सीधा साधा गोपी इसे समझ नहीं पाया। जब तक यह सब उसकी समझ में आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हत्या की योजना के बाद अपनी योजना के अनुसार घटना के एक सप्ताह पहले महेश कराले ने गोपी को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने एक परिचित केमिस्ट की मदद से ढेर सारी नींद की गोलियां खरीदी और लाकर प्रिया को दे दी। साथ ही उसे समझा भी दिया कि मौका मिलते ही गोपी को कैसे देंगे। घटना के दिन प्रिया ने वैसे ही किया जैसा महेश कराले ने कहा था। उसने गोपी नाइक की बियर में करीब 30 गोलियां डाल दी, लेकिन पता नहीं क्यों गोपी नाइक पर नींद की गोलियों का उतना असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वह अर्धनिंदा में बेड पर पड़ा करवट बदलता रहा। प्रिया ने जब यह बात महेश कराले को बताई तो वह गोपी के घर आ गया। उसने 7 लाइफिनाइल का इंजेक्शन गोपी के शरीर में लगा दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे प्रिया और महेश कराले के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उनकी धड़कनें तब और बढ़ गईं जब गोपी पर फिनाइल के इंजेक्शन का भी कोई खास असर नहीं हुआ। वह बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगा। प्रिया और महेश से यह सब सहन नहीं हुआ तो दोनों ने गोपी को खुद मौत की नींद सुला दिया। महेश कराले ने गोपी नाइक का गला पकड़ा और प्रिया ने घर के अंदर रखे लोहे की रॉड से उसके सर पर वार किया। इसके बावजूद गोपी अपने आप बचाने के लिए बाथरूम में भागकर बेडरूम में आया, लेकिन मैं गिरकर बेहोश हो गया था। उसके बेहोश होने के बाद भी महेश कराले और प्रिया ने अपनी तसल्ली के लिए बार फिर पूरी ताकत से उसका गला दबाकर गोपी नाइक की बेरहमी से हत्या करने के बाद दोनों ने संतोष की सांस ली। इसके बाद दोनों गोपी के शव को ठिकाने लगाने के बारे में विचार विमर्श करने लगे। काफ़ी सोच विचार के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि पुलिस गुमराह करने के लिए गोपी को घायल बताकर थाने सिविल अस्पताल ले जाए, उसे डॉक्टर के हवाले कर वहां से निकल लें। इस योजना के तहत रात 2 बजे दोनों मृत गोपी के लूलुहान शव को स्कूटर पर लादकर थाने बांध बिलगांव की सड़क पर ले गए। वहां गोपी के शव को लेटा कर महेश ने अपना स्कूटर पास आड़िया में छिपा दिया। वहां से ऑटो पकड़कर दोनों गोपी नाइक के शव को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के हवाले करके वहां से निकल गए। दोनों अस्पताल और पुलिस कांस्टेबल की नज़रों से तो बच कर निकल गए, लेकिन अस्पताल की तीसरी आंख से नहीं बच पाए। अस्पताल से निकलकर प्रिया और महेश कराले गोपी के घर आए। उन्होंने घर के अंदर बेडरूम और बाथरूम के फर्श पर बिखरे खून की साफ सफाई कर दी। 5:30 बजे प्रिया ने अपनी बेटी को उठाया और घर में ताला लगाकर महेश कराले के साथ निकल गईं। वहां से दोनों सीधे माथेरान हिल चले गए, लेकिन पैसों की कमी की वजह से महेश प्रिया को लेकर अपने गांव आ गया ताकि पैसे का जुगाड़ करके प्रिया को कहीं दूर ले जा सके। दोनों कहीं जा पाते इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों ने योजना तो अच्छी बनाई थी, लेकिन उनका गुनाह छिप नहीं सका। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर वैभव धुमाल ने प्रिया नाइक और महेश कराले से पूछताछ के बाद
उनके खिलाफ बंधुआई की धारा 302, 228, 201 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया और उन्हें थाने के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, क्राइम कैसा भी कर लो, एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ने ही हो। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना।